हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शिक्षा के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये शिक्षा के घटक भी इन्हीं को कहते हैं। शिक्षा के अंग अथवा घटक के विषय में शिक्षाविदों का एक मत नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा शास्त्री जॉन एडम शिक्षा के दो अंग मानते हैं। एक प्रभावित होने वाला, जिसे शिक्षार्थी कहते हैं। दूसरा प्रभावित होने वाला, करने वाला जो होता है शिक्षक होता है। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी भी शिक्षा के दो ही अंग मानते थे, परंतु वे जॉन एडम से भिन्न हैं। वे हैं मनोवैज्ञानिक, सीखने वाले की मानसिक दशा को देखते हैं, और सामाजिक, सीखने वाले का सामाजिक पर्यावरण। रायबर्ग ने भी शिक्षा के तीन अंग माने हैं: शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या। परंतु पिछले 50 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। इस बीच शैक्षिक तकनीकी के विकास से इस क्षेत्र में भारी क्रांति हुई है। शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से शिक्षा के तीन अंग होते हैं: शिक्षार्थी, शिक्षक और सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ। और इन सीखने सिखाने की परिस्थितियों में शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और एवं शिक्षण साधन, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और मूल्यांकन की विधियाँ आती हैं। आज अधिकतर विद्वान इन सभी को शिक्षा के अंग मानते हैं। यहाँ इन सब का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। पहला अंग होता है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी हमारा मुख्य बिंदु होता है, जिस पर कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया टिकी हुई होती है। ग्रहण करने वाला एकमात्र बिंदु। शिक्षार्थी का अर्थ है सीखने वाला। यह शिक्षा प्रक्रिया का सबसे पहला और मुख्यतम अंग होता है। शिक्षार्थी की अनुपस्थिति में शिक्षा की प्रक्रिया चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षार्थी अपनी रुचि, रुझान और योग्यता के अनुसार ही सीखता है। उदाहरण के लिए, यदि शिशुओं के सामने ब्रह्म ज्ञान देने की बात की जाए तो निरर्थक है, क्योंकि वह ग्रहण ही नहीं कर सकते। उनके स्तर से काफ़ी उच्च श्रेणी का ज्ञान अगर उन्हें समय से पहले दिया जाए, जिसकी वो सोच समझ नहीं रख सकते हैं, तो वह उनके लिए निरर्थक है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता को ध्यान में रखकर ही चलाई जानी चाहिए। सीखने की क्रिया शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उसकी वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता, उसकी सीखने की इच्छा, उसके पूर्व अनुभव एवं ज्ञान, नैतिक गुण, चरित्र, बल, उत्साह एवं थकान और उसकी अध्ययनशीलता पर निर्भर करती है। शिक्षक तो उसके सीखने में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि आज शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र माना जाता है और शिक्षा की पूरी योजना उसकी रुचि, रुझान, योग्यता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी का अर्थ है सीखने वाला। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश तथा प्रजातांत्रिक विचारधारा के कारण बालक को शिक्षा में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं बालक को समझे बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। शिक्षार्थी के अभाव में शिक्षक चाहे कितना भी भाषण देते रहें, कितनी ही अभिक्रियाएँ करते रहें, कितने ही आदर्श प्रस्तुत करते रहें, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। एक कुशल शिक्षक के लिए यह जानना आवश्यक है कि शिक्षार्थी किस प्रकार के योग्यता रखता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी रुचियां क्या हैं। आज की शिक्षा की समस्त योजनाएं शिक्षार्थी या बालक को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं तथा किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन योजना, ह्यूरिस्टिक आदि शिक्षा की नवीन बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग किया जाता है। वह अपने विषय के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञाता होना चाहिए, तभी वह बालक को शिक्षा दे सकता है। दूसरा मुख्य अंग शिक्षा का, दूसरा मुख्य घटक शिक्षा का शिक्षक को माना जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं, इसीलिए हम सभी शिक्षार्थी और सभी शिक्षक हैं। परंतु
उसके संकुचित अर्थ में कुछ विशेष व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनके आचार विचार में परिवर्तन करते हैं, वे ही शिक्षक कहे जाते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का स्थान मुख्य था। प्रत्येक बच्चा कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। शिक्षक तो इन शक्तियों के आधार पर उसके विकास में सहायक का कार्य करता है। परंतु शिक्षक के अभाव में नियोजित शिक्षा की कल्पना आज भी संभव नहीं की जा सकती। यह शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो या लेखक के रूप में उपस्थित हो, शिक्षक अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकते हैं जब उनमें ये गुण होने आवश्यक हैं। उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उच्च सामाजिकता, उच्च सांस्कृतिक दृष्टिकोण, स्पष्ट जीवन दर्शन, नैतिकता एवं चरित्र बल, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान अथवा कौशलों में दक्षता, विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशलों में दक्षता तथा संगठन शक्ति। इन गुणों के साथ साथ उसे अध्ययनशील एवं प्रगतिशील भी होना चाहिए। विभिन्न विद्वान तो कहते हैं शिक्षक को विनयी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, रुचिकर अच्छी बातें होना चाहिए, करनी चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, जिससे कि बच्चा बिना भय के जो ज्ञान शिक्षक दे उसे ग्रहण कर सके। ऐसी क्षमता होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने तो शिक्षा में शिक्षार्थी को केंद्र मानकर शिक्षक को गौण स्थान प्रदान किया है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रत्येक बालक में कुछ शक्तियाँ होती हैं जिन्हें लेकर वह पैदा होता है। अध्यापक इन शक्तियों को उचित दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। परंतु आज शिक्षक शिक्षा का केंद्र नहीं है, फिर भी उसका दायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब वह संपूर्ण वातावरण का निर्माता हो गया है। आधुनिक शिक्षक बालकों को ज्ञान के साथ साथ उनकी योग्यताओं, क्षमताओं को भी विकसित करते हैं, उनकी रुचियों को जागृत करता है और उनमें नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करता है। शिक्षक का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। एक अच्छे शिक्षक के चरित्र का सीधा प्रभाव शिक्षार्थी के चरित्र पर पड़ता है। उसके व्यक्तित्व का आदर्शात्मक पक्ष छात्रों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। छात्र उसे देखकर सीखते हैं और अपने देश के भविष्य को संभालने का समस्त कार्य इन्हीं भावी नागरिकों का होता है तथा इन्हें योग्य बनाने का दायित्व शिक्षकों का होता है। चौंसे महोदय के अनुसार तो उन्होंने बोला है कि यदि किसी प्रेरणादायक, सहानुभूतिपूर्ण एवं योग्य अध्यापक के संपर्क में बालक आता है तो उनमें अपने साथियों को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है, परंतु बिना इस संपर्क से उनकी शक्तियाँ लुप्त ही रहेंगी। उनके सीखने का उचित समय निकल जाएगा, ऐसा माना है। उनके मस्तिष्क कम प्रगतिशील हो पाएंगे और वे एक निम्न बौद्धिक स्तर पर ही जीवन भर रहने को बाध्य हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात चौंसे महोदय ने कही है अध्यापक के लिए कि अध्यापक वह धुरी है जिस पर बालक का संपूर्ण जीवन विकसित होता है और वही आधारशिला है अध्यापक, जो उस बालक के संपूर्ण जीवन को एक स्तंभ की तरह खड़ा कर देती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि बालक को अपने को खोज निकालने में सहायता प्रदान करे, अन्यथा बालक अपने ही जीवन काल में ग्रे की एलर्जी से दुखद स्थिति में स्वयं ही उलझा रहता है। स्वयं के जीवन में हमेशा अपने ही गुणों में उलझा रहता है, स्वयं को नहीं समझ पाता। शिक्षा के बिना मार्गदर्शन के शिक्षा नहीं सिखा पाती है। इसमें तीसरा जो मुख्य आधार तृतीय स्तंभ माना गया है, अंग माना गया है शिक्षा का, वह है पाठ्यचर्या। शिक्षार्थी ग्रहण करता है, शिक्षक सिखाता है, लेकिन बिना पाठ्यचर्या, बिना विषय वस्तु के एक नियोजित योजनाबद्ध तरीके से, बिना उद्देश्यों के ऐसा संभव नहीं है। नियोजित शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं। इन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं अर्थात विषयों का ज्ञान कराया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। सामान्यतः इन सबको
पाठ्यचर्या कहा जाता है, परंतु अपने वास्तविक अर्थ में पाठ्यचर्या और अधिक व्यापक होती है। उसमें विषयों के ज्ञान एवं क्रियाओं के प्रशिक्षण के साथ साथ वह संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण भी आता है, जिसके द्वारा यथा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। पाठ्यचर्या शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। किसी भी स्थिति में पाठ्यचर्या स्वयं में साध्य नहीं होती, यह तो समाज अथवा राज्य द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। अतः साधन के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा का तृतीय स्तंभ तो मुख्य रूप में पाठ्यक्रम है ही। जॉन डीवी ने अपनी शिक्षा पद्धति में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों में बालक को क्या सिखाया जाना है, उसे क्या सीखना चाहिए, परंतु व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें एक बालक किसी विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा स्थल किसी भी तरह के वातावरण से प्राप्त करता है। बालक को पाठ्यक्रम शिक्षा में प्राप्त करना चाहिए। बालक को शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण देश, काल तथा समाज की आवश्यकताओं तथा बालकों की रुचि एवं योग्यता पर निर्भर करता है। समाज तथा राज्य द्वारा संचालित शिक्षा में पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षार्थी की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही, बालक की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। यह मुख्य इनको समझने के लिए, बालक को समझने के लिए, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से शिक्षक जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण तकनीकी। देखिए, विषय वस्तु के अनुसार शिक्षक ने शिक्षार्थी को पढ़ाया, ये तो एक प्रक्रिया के रूप में चल रहा है कि मुख्य भाग हो गए, लेकिन इसके पीछे भी छुपी है कि किस प्रकार के तरीके से पढ़ाना चाहिए, ज्ञान किस प्रकार बच्चों को देना चाहिए, शिक्षार्थियों तक पहुंचाना चाहिए। ये एक जटिल समस्या है। इसका पूर्ण ज्ञान यदि शिक्षक को नहीं तो संपूर्ण ज्ञान छात्र को नहीं दे सकता। इसीलिए शिक्षण विधियाँ भी प्रभावी होनी चाहिए। इनका भी एक मुख्य प्रभाव होता है, स्थान होता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करने एवं क्रियाओं में दक्षता प्रदान करने के लिए तैयार करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें सीखने में सहायता पहुंचाता है और अपनी ओर से कुछ बताकर उनके ज्ञान को व्यवस्थित करता है और उन्हें क्रिया विशेषों में प्रशिक्षित करता है। शिक्षा की लंबी विचार प्रक्रिया और प्रयोगों के आधार पर अब तक हमने अनेक शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण साधनों का निर्माण किया है। इन सब के प्रयोग से अब शिक्षा प्रक्रिया का स्वरूप पहले से बहुत भिन्न हो गया है। यही कारण है कि आज शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण साधनों को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को इसका ज्ञान हो कि छात्र कैसे पढ़ाया जाएगा और प्रभावशाली शिक्षण हेतु किन किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाए, कौन कौन से साधनों को अपनाया जाए और कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान शिक्षार्थियों को किस प्रकार से दिया जाए। शिक्षक को जितना अधिक से अधिक शैक्षिक तकनीकियों का ज्ञान होगा, उतने अच्छे सरल ढंग से, उतनी ही निपुणता से वह शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से पूर्ण कर पाएगा। ये मुख्य भाग हैं शिक्षण प्रक्रिया। जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण तकनीकी है, यह शिक्षा का मुख्य भाग माना गया है। यह शिक्षा का मुख्य भाग माना गया। नेक्स्ट होता है सामाजिक पर्यावरण। बालक की संपूर्ण शिक्षा सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करती है कि उसके घर का वातावरण कैसा है, उसके कैसे समाज में रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और बालक का व्यक्तित्व
निर्माण तो होता है, जैसे समाज में माहौल होगा वैसा सीधा सीधा फर्क बच्चे पर पड़ेगा, उसका प्रभाव सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन शिक्षा उसको एक अलग तरीके से निर्मित करती है। शिक्षा की मुख्य भूमिका रहती है शैक्षणिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सामाजिक पर्यावरण का भी मुख्य अंग मुख्य अंग के रूप में माना गया है। बालक की संपूर्ण शिक्षा सामाजिक पर्यावरण में ही होती है। उसकी भाषा, विचार, सभ्यता, संस्कृति का विकास सामाजिक वातावरण में ही होता है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर ही पड़ता है। बालक अपने समाज में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं, इच्छाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति को ही अपनाता है और उन्हीं के प्रभाव के अनुसार ही आचरण करता है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षण प्रणाली थी, जहाँ छात्र शिक्षा अध्ययन हेतु गुरु के आश्रम में निवास करके उच्च नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों से परिपूर्ण होता था। आधुनिक समय के विद्यार्थी पर समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों की उचित शिक्षा तभी हो सकती है जब समाज का वातावरण स्वस्थ और नैतिक मूल्यों से युक्त हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा छात्र, वह सामाजिक उलझनों में ही बंद कर रह जाएगा। जैसे माता पिता के रिश्तों के मतभेद हैं, भाई बहन के रिश्तों के मतभेद हैं, ये जो समाज में व्यापक घटनाएं हैं, इन सब का सीधा सीधा प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है, उसके मानस पटल पर पड़ता है और उसको वह नहीं भुला पाता। प्राचीन भारत में बच्चों को गुरु आश्रमों में भेजा जाता था। ये नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित होते थे, जहाँ शांत वातावरण होता था। गुरु आश्रमों में गुरु शिष्य के संबंध, शिष्यों से आपसी संबंध, गुरु आश्रमों की व्यवस्था और गुरु आश्रमों की आचरण प्रणाली, यही सब शिक्षक शिक्षार्थी का सामाजिक पर्यावरण होता था। यही कारण है कि उस समय बच्चों पर उच्च आदर्शों के संस्कार पड़ते थे। आज की शिक्षा उस समय से एकदम भिन्न है। आज शिक्षार्थी कुछ समय अपने परिवार में रहते हैं, कुछ समय अपने आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ समय अन्य सामाजिक स्थानों में रहते हैं और कुछ समय विद्यालयों में रहते हैं। यहाँ वे सरल, दुष्ट दोनों प्रकार के व्यक्तियों के सीधे सीधे संपर्क में आते हैं और इस सब का प्रभाव उनके आचार विचार पर पड़ता है। वे समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। यह घर हो या समाज, विद्यालय, सभी जगह बच्चों के साथ प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। तभी हमारे देश का जो उज्जवल भविष्य नवीन युवा पीढ़ी, नवीन शिक्षार्थियों में विराजमान है, उनको शिक्षक विकसित कर पाएगा। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पॉइंट माना जाता है, मापन और मूल्यांकन। भाई शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षण के भाग तो हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और सामाजिक वातावरण, लेकिन शिक्षक ने शिक्षार्थी को कितना ज्ञान दिया और शिक्षार्थी ने उसको कितना ग्रहण किया, इसके लिए मापन और मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। शिक्षक इस प्रक्रिया को अपनाता है। मूल्यांकन विशेषज्ञ शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग मानते हैं। पहला शैक्षिक लक्ष्य, दूसरा सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ और मूल्यांकन, और यह मानते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज बच्चों की बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व का मापन कर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मापन मूल्यांकन कर सीखने के प्रभाव को देखा समझा जाता है। छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। साथ ही शिक्षक के व्यवहार के गुण दोषों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सब आधार पर यदि आवश्यक होता है तो शिक्षण लक्ष्यों और शिक्षण विधियों में सुधार किया जाता है और छात्रों को मार्ग निर्देशन दिया जाता है। यही कारण है कि आज मापन और मूल्यांकन शिक्षा के बहुत ही आवश्यक अंग हो गए हैं, माने जाते हैं। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन की बात है, यह अति प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है, परंतु इस काल में इसकी वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों का विकास किया गया है।
आज शिक्षक को मापन एवं मूल्यांकन की इन विधियों के प्रयोग में दक्ष होना चाहिए। वह निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कर सकता है और शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन दे सकता है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षा में पाठ्यक्रम की प्रभाव उत्पादकता को बनाए रखे, और बनाए रखने के लिए मापन मूल्यांकन की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य को मापने हेतु भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों की वृद्धि, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व का मापन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता रहे और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन किया जाता रहे। मापन मूल्यांकन के आधार पर जो परिणाम सामने आते हैं उनका अध्ययन करके यदि आवश्यकता हो तो शिक्षण के तरीकों में भी सुधार किया जाता रहे तथा छात्रों को भली भांति मार्गदर्शित किया जाता रहे। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक समावेश होने के कारण मापन और मूल्यांकन को भी शिक्षा का अंग माना जाता है। एक शिक्षक को मापन एवं मूल्यांकन में भी निपुण होना चाहिए, क्योंकि निदानात्मक शिक्षण के लिए इसमें दक्षता बहुत आवश्यक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।